आज आसिफ अली जरदारी की सख्त तकरीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन बड़ी सख्त तकरीर उन्होंने की और उससे भी बहुत ज़्यादा सख्त तकरीर आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से की गई। और फिर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से कुछ देर पहले हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, सख्त मौक़िफ़ रखा और वो कह रहे हैं कि अगर वफाक ने डालना है तो ECL में मेरा नाम भी डाल दे। सोच किस बात के लिए रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, सुहेल बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया और बहुत माजरत, आपको इंतजार करना पड़ा। हमें मुराद अली शाह साहब ने ज्वाइन किया था अपना वर्जन देने के लिए। हामिद मीर साहब, क्या कहिएगा, सख्त मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक जा सकती है और ये जो सख्त मौक़िफ़ है ये अभी आपको लगता है कोई फायदा पहुंचा सकता है पीपल्स पार्टी को या नहीं पहुंचा सकता इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखें, इसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उसमें कोई हमें वाज़े लाइन ऑफ एक्शन नज़र नहीं आई। उन्होंने जो JIT की रिपोर्ट है उसको तो मुस्तरद कर दिया, कहा यह सफ़ेद झूठ है, ठीक है, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए था कि अब अगर वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं तो क्या वो आइंदा उनका लाया अमल क्या होगा। वो कोई सड़कों पे आगे तहरीक चलाएंगे या असम्बली के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। इसमें क्लैरिटी नहीं है। ना ही मुस्लिम लीग नून बता रही है कि वो क्या करेगी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बताया है, क्योंकि लग ये रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं तो आसिफ जरदारी साहब भी ज़हनी तौर पे गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक आप JIT की रिपोर्ट का जिक्र करें, अगर आपने पढ़ी है तो हमें ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, इसके अलावा 25 वॉल्यूम और भी हैं और जो वॉल्यूम नंबर 25 है उसको खुफिया रखा गया है। इसके अलावा इसके बहुत से एनेक्स्चर्स हैं और इसमें 16 रेफरेंसेस को रिकमेंड किया गया है। तो ये अगर 16 रेफरेंसेस दायर होंगे तो इसमें नेशनल बैंक भी आएगा, इसमें सिंध बैंक भी आएगा, इसमें समिट बैंक भी आएगा, फिर जिन लोगों के नाम पे फेक अकाउंट्स खोले गए वो भी आएंगे, फिर उसमें आसिफ जरदारी साहब भी आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे, इसमें और भी बहुत से नाम हैं। इसमें एक जगह पे बख्तावर साहब का भी नाम है। आज मुझे शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि एक जगह पे बख्तावर साहबा का भी नाम है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बख्तावर साहबा का भी नाम आ जाएगा तो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती पैदा होगी। लेकिन ये जो रेफरेंसेस होंगे तो ये काफ़ी लंबा अरसा लगेगा। इन रेफरेंसेस को पता नहीं अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलाया जाएगा या किसी और अदालत में चलाया जाएगा, कहाँ पे चलाया जाएगा, ट्रायल कोर्ट कौन सी होगी, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ अगर एविडेंस मिल जाती है तो जरदारी साहब के खिलाफ एक केस चला सकती है, आर्टिकल 62 या 63 का इलेक्शन कमीशन भी चला सकता है। तो फिलहाल हमें लग ये रहा है कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हुकूमत अवॉइड करेगी, उनका नाम ECL पे डाल दिया है, हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। और अल्टीमेटली रेफरेंसेस जो हैं उसमें बिलावल साहब का भी नाम है, बिलावल साहब का भी नाम आएगा और मुराद अली शाह साहब का भी उसमें नाम है। उन पे भी कुछ ना कुछ इल्ज़ाम ये लगाएंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम नंबर 25 है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक बिलावल साहब से भी है और मुराद अली शाह साहब से भी है। तो लगता यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और जो उनकी पूरी क़यादत है उसको किसी ना किसी तरीके से ये रेफरेंसेस में और मुकदमात में उलझा देंगे। और ज़ाहिर बात है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार नहीं करेगी, बताएगी नहीं कि करना क्या है, सिर्फ सख्त तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, कोई बताना भी होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी वो भी बताना होगा। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर इनको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का कोई फायदा नहीं। सुहेल बड़ाई साहब, आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर है आप ये कह चुके हैं, जब नून लीग के हवाले से बात हो रही थी कि अभी माहौल नहीं है, नई नई हुकूमत आई है एहतजाज का और इसका माहौल नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्त लाइन ली है। अगर नून लीग नहीं कर सकी तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ अलग कर सकती है? और जो JIT और जो उसके मामलात हैं जो तफसील से सामने आ रहे हैं उसमें क्या आसिफ जरदारी साहब खतरे में नजर आते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी भी खतरे में पड़ सकते हैं? और ये जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा उसका कोई क्या फ़ायदा हो सकता है उन्हें इस सारी सूरत हाल में? जी, मुझे ऐसे लगता है कि कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में कोई भी सियासी जमात नहीं है इस वक्त। लेकिन एहतजाजी तहरीकें चूल्हा ठंडा जब पड़ता है तब चलती हैं। तो मईशत जब अगर मईशत ना चली तो फिर तो तहरीक चलेगी, अगर मईशत चल पड़ी तो फिर ज़ाहिर तहरीक नहीं चलेगी। दूसरा, जरदारी साहब डेफिनेटली इस तरह के एहतसाब के शिकंजे में पहले नहीं आए और हमें पता है कि इस वक्त जो अवामी तौर पर ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इनका पीपल्स पार्टी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही।
उन्हें चाहिए था कि जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कुछ अपने हवाले से तो जवाबात दिए, लेकिन अमूमी तौर पर जरदारी साहब और बिलावल साहब पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम अवामी अदालत में पब्लिकली, जिस तरह JIT ने लीक की है अपनी जो रिपोर्ट है, कम अज़ कम वो भी कोई अपना डिफेंस लेके आए। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ अवामी तौर पर अपना डिफेंस पेश नहीं कर सके, सिर्फ कानूनी जंग लड़ते रहे हैं। सियासत में सिर्फ कानूनी जंग लड़ना कोई मायने नहीं रखता, अवामी जंग भी लड़नी पड़ती है। और पहले भी आसिफ जरदारी अवामी जंग नहीं लड़ सके और इस वक्त भी बिलावल साहब यही गलती कर रहे हैं। यही तकरीर अगर वो ये करते कि JIT की जितनी इल्ज़ामात हैं उनका शिकवार आज बरसी पे जवाब देते और साबित करते कि ये सब गलत है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होता, लोगों को ये मैसेज जाता। सिर्फ सख्त तकरीर करके अगर आप मूवमेंट नहीं चलाएंगे, और मूवमेंट चलाने की पोजीशन में नहीं है, अगर मूवमेंट चलाते हैं तो सिंध हुकूमत ख़तरे में होगी। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी सिंध हुकूमत बचाना होगा। जैसे कि मुराद अली शाह का आपसे मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत को और अपने रोल का दिफा किया, ओवरऑल उन्होंने सारा दिफा नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था। इसका मतलब है कि पार्टी जो है बाकी चीज़ों के लिए तैयार है, सिंध हुकूमत खोने को तैयार नहीं है। ये एक सुइसाइडल पॉलिसी होगी सियासी तौर पर, जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी बढ़ रही है। उन्हें चाहिए कि अवामी अदालत में और कानूनी अदालत दोनों में अपनी जंग लड़ें, वगरना अगर उनकी साख इसी तरह के रेफरेंसेस से और इसी तरह के इल्ज़ाम से ख़राब होती रही तो फिर सिंध में भी अल्टीमेटली उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। हाँ, अगर सियासी तौर पर और अवामी तौर पर वो इसका बयानिया अपना बनाते हैं, मज़ाहमत करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं जो लोगों को भी समझ आता है, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जो है इससे फ़ायदा भी उठा सकती है और अपनी हुकूमत भी बचा सकती है। हामिद मीर साहब, आप भी सवाल, क्योंकि आपने जैसे कहा कि स्ट्रैटेजी नहीं बताई, मगर नवाज शरीफ साहब पर इल्जामात करप्शन के थे, उसके साथ जो वोट को इज्जत और ये सारा का सारा बयानिया था, उसके मुकाबले में जाहिर है इमरान खान साहब का उनके खिलाफ जो करप्शन का बयानिया था वो ज़्यादा सेल हुआ, उन्हें ज़्यादा वोट मिले। आप समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये जो इल्ज़ामात हैं, इसको सिर्फ महज ये कह देना कि सब झूठ है, JIT झूठ है, मुस्तरद करते हैं और साजिश है, इसके अलावा एक बाकायदा तौर पर अपना एक काउंटर वर्जन लेके आना चाहिए एक इल्जाम के हवाले से कि क्यों गलत है और क्यों झूठ है? देखें, पीपल्स पार्टी इसलिए भी मुहतात है कि उसने जो नवाज शरीफ साहब का एक जो बयानिया था जो उन्होंने GT रोड पे शुरू किया था, उसका अंजाम देख लिया। नवाज शरीफ साहब ने खिलाई मखलूक की बात करनी शुरू की थी। नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त अदलिया पे और इस्टेब्लिशमेंट पर हमले किए और उस पर बहुत से जो हमारे दानिश्वर हैं और तजिया निगार हैं वो उनके साथ खड़े हो गए कि जनाब बहुत ज़बरदस्त है और जनाब नवाज शरीफ साहब और उनकी जो बेटी है वो पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम करेंगे और पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान में वो एक नज़रियाती और इनकलाबी लीडर बन के उभरे हैं। तो आपको याद होगा कि मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बहुत मुश्किल है। तो अब नवाज शरीफ साहब ने एक यू टर्न ले लिया। अब आप देखें कि इतना अरसा हो गया, अब खलाई मखलूक का जिक्र ना उनकी ज़ुबान पर आता है ना किसी और की ज़ुबान पर आता है, और जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी वो खुल के बात नहीं करते और अदालतों का भी वो एहतराम करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो पीपल्स पार्टी ने आज इमरान खान साहब के बारे में, JIT के बारे में तो बहुत सख्त बातें की हैं, लेकिन बिलावल साहब ने जब अदालत का जिक्र किया तो उन्होंने कहा ऑनरेबल कोर्ट्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल उसने अपने कश्तियाँ जला के कोई जंग करने का अभी फैसला नहीं किया, जिससे कि ये लगता है कि शायद अभी उनको उम्मीद है कि शायद कोई उनसे रब्ता करेगा कि जनाब हम आपके खिलाफ जो है वो ज़रा हाथ हल्का कर देते हैं, तो आप भी ज़रा अपना लहजा जो है उसको हल्का कर दें। तो ये क्योंकि पहले इस तरह हो चुका है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक बहुत सख्त स्टैंड लिया, ईंट से ईंट बजाने की बात की और फिर बाद में वो बैकआउट कर गए। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है, वर्कर है, बल्कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके वो भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये जो हमारे लीडर ने आज अचानक एक बहुत सख्त लाइन ली है, तो इसका अल्टीमेट हमने किस रास्ते पे चलना है। तो इस पर अभी पीपल्स पार्टी जो है उसको वाजे करना होगा कि उन्होंने करना क्या है। और सुहेल वड़ाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जितनी JIT की रिपोर्ट पढ़ी है, इससे पहले भी बहुत सी रिपोर्टें हम पढ़ चुके हैं। मुझे वो भी याद है 1990 में जब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ उस वक्त की जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी आबदा हुसैन साहबा,
तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजाना एक रेफरेंस का ऐलान करती थी, बल्कि एक रेफरेंस तो ऐसा भी था जिसमें जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने किसी गुलाम हुसैन उन्नर नामी शख्स के टांग के साथ बम बांध दिया था। तो इस तरह के भी इल्ज़ामात थे। तो वो बाद में चलता रहा वो मामला, और वो रेफरेंसेस जो हैं वो अदालत में साबित नहीं हुए। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में भी रेफरेंसेस साबित नहीं हुए। इसी तरह की कहानियाँ वो आती थी। तो इसलिए मैं भी ज़रा मोहतात हूँ। आज हमने ये जो JIT रिपोर्ट है इसको बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया शहजाद अकबर साहब के साथ। उनको हमने पूछा कि बताएं टोटल करप्शन कितनी है, तो उनको भी सही फिगर का नहीं पता, लेकिन वो इस बात पे श्योर थे। वो कहते थे जरदारी साहब नहीं बच सकते, बिलावल साहब के बारे में वो श्योर नहीं थे, और बहुत से लोगों के बारे में श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी जो फारूक नायक साहब हैं जो जरदारी साहब के वकील हैं और बिलावल साहब के भी वकील हैं, उन्होंने कहा वो भी इसमें आ चुके हैं। मलक रियाज हुसैन साहब भी आ चुके हैं, और इसमें वो कह रहे हैं जी मुराद अली शाह साहब भी आ चुके हैं। बख्तावर साहबा का भी नाम उन्होंने लिया। मैं समझता हूं कि अगर इसमें बख्तावर साहबा को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई तो इससे पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तो अब देखें, इंतजार करें कि हुकूमत जो है वो ये JIT की जो रिपोर्ट है इसके बुनियाद पे जो रेफरेंसेस दायर करती है उनका क्या नतीजा निकलता है। इलेक्शन कमीशन में 62-63 के जरिए डिसक्वालिफिकेशन की कोशिश की जाती है, उसमें कितना अरसा लगेगा। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत लंबा अरसा चलेगा, और ये जितना अरसा, अगर इसमें 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, और इन रेफरेंसेस का फौरी तौर पे नतीजा नहीं निकलता और जरदारी साहब को जेल में डाल दिया जाता है, बिलावल साहब बाहर रहते हैं, तो अल्टीमेटली इसका सियासी फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा। क्योंकि ये अभी तो JIT की रिपोर्ट जो है वो खुद हुकूमत के वज़रा भी नहीं पढ़ पाए, और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब ने क्या इसको पढ़ना होगा। तो उनको सिर्फ एक समरी जो है अभी बताई गई है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की कि भाई आप इसको आगे डिफेंड करें, वो कह रहे हैं जी अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जब वो पढ़ लेंगे, वकीलों के साथ मशवरा कर लेंगे, फिर वो इसका सियासी तौर पर जवाब भी देंगे। लेकिन अभी तक ये बात सुहेल वड़ाई साहब की दुरुस्त है कि अगर मुझे इसमें बहुत सी कंट्राडिक्शंस और कमजोरियां नजर आ रही हैं तो ये पीपल्स पार्टी वालों का काम है कि वो इसको सामने लेके आए। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनके स्पोक्स पर्सन बने। जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने अपना डिफेंस आपको पेश किया है, तो इसी तरह बिलावल साहब को और जरदारी साहब को भी अपना डिफेंस पेश करना चाहिए। बड़ाई साहब, आप ये समझते हैं, क्योंकि ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, और जो मीर साहब भी कह रहे हैं कि JITयां तो इतनी बनी है और उनका अंजाम कोई नहीं हुआ। और कराची में तो हमने 100 कत्ल से लेके अजमल पहाड़ी की JIT से लेके डॉक्टर आसिम की JIT भी देखी है कि किस तरीके से इलाज होता था। फिर उन JITयों का क्या हुआ वो भी अवाम ने देखा। जरदारी साहब पहले भी केसेस भुगत चुके हैं, जेल भी भुगत चुके हैं, वो भी अवाम ने देखा। क्या इस दफ़ा कुछ अलग है? ये JIT अलग है और जरदारी साहब के खिलाफ इल्ज़ामात अलग हैं जिनसे उनका बचना मुश्किल हो, ये माजी की ही एपिसोड रिपीट होती है आपको नजर आती है? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो ये आम तौर पे तासुर मौजूद है कि जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को और मुत्तहिदा को सियासत से निकालना मकसूद है, और ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की एक थ्योरी चल रही है, और ये उसी का हिस्सा है जो लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले इतनी मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम नहीं किया जाता था जितने मुनज़्ज़म अंदाज में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ, या जितना जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हुआ, या जिस तरह मुत्तहिदा जो है वो कई टुकड़ों में तकसीम हुई। तो इस हवाले से अगर इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखें तो फिर तो साफ नज़र आता है कि इस दफ़ा मुख्तलिफ है। लेकिन जो ये शक पड़ता है कि बार बार वही चीज़ें होती हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता, कि देखें, फ़र्ज़ करें कि अगर जरदारी साहब भी जेल चले जाते हैं, बिलावल को भी मौका नहीं दिया जाता, उनका भी नाम उसके अंदर है JIT में, और फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी जेल में हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सिंगल पार्टी रूल करेगी पाकिस्तान में, जिसकी कोई अपोजिशन नहीं होगी। तो कि पाकिस्तान में ना ये रवायत रही है ना रवायत रह सकती है। अब दो सूरतें हो सकती हैं। अब या तो सूरत ये होगी कि PTI के अंदर से ही अपोजिशन बने, कोई नई क़यादत बने जो इमरान के मुकाबले में मज़ीद जारहाना रवैया रखे, या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इसको किसी तरह से बरकरार रखा जाएगा ताकि मुल्क के अंदर एक तवाज़ुन कायम रहे। अगर तवाज़ुन ख़त्म हो गया तो ये तो PTI इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो एक फाशिस्ट पार्टी बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के निज़ाम को अगर कोई देखने वाले लोग मौजूद हैं
तो वो इन दोनों पहलुओं पर जरूर गौर कर रहे होंगे कि अगर अपोजिशन को टोटल दबा दिया जाए तो उसके नतीजे में तो एक फाशिस्ट हुकूमत जो है वो सामने आएगी, और अगर वाकई उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाना है तो फिर अपोजिशन कौन होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब और आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।